बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है फर्स्ट ईयर मैथ्स, जो हमारी फेडरल बोर्ड की न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं पहले डिस्कस करता चलूँ। कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ एक दो नई चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन उनको थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हुआ गुजरूंगा और फिर हम जो है क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 में बड़ा डिटेल के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात की थी और उसकी दो फॉर्म्स की हमने बात की थी। एक फॉर्म हमारे पास थी a प्लस अयोटा बी, और आपका जो नंबर z है वो हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पे हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, a उसका रियल पार्ट है और b हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा के साथ जो हमारे पास नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बगैर अयोटा के साथ जो नंबर होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। सेकेंडली एक और चीज हमने बात की थी कि हमारे पास z का जो कॉन्जुगेट होता है वो हमारे पास कैसे आता है। आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका आप सिंबल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारा b है तो b का हम सिंबल चेंज कर देंगे तो हमारे पास ये जी का जो कॉन्जुगेट है वो आ जाएगा। एक ये चीज। सेकेंडली कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं, आपको याद होगी। एक हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने छोटी क्लासेस 9-10 में हमने पढ़ी हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एडिशन भी होती है और मल्टीप्लिकेशन भी होती है। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दी मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट से मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो मेरे पास आंसर 6 आएगा, ठीक है, और मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तब भी मेरे पास आंसर 6 आएगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करते हैं तो वो इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। जनरली अगर इसको हम लिखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। यानी कोई भी जनरल नंबर्स हम ले लें तो अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर हम चेंज भी करते हैं, पहले नंबर को दूसरे पे, दूसरे को पहले पे ले आते हैं, तब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगेन, दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर भी चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a मल्टीप्लाई बाय b करें या b मल्टीप्लाई बाय a करें तो कोई फर्क आप नहीं पड़ेगा, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव में हमारे पास याद रखें दो नंबर्स होते हैं और एसोसिएटिव में हमारे पास तीन नंबर्स होते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए, लेट्स से मैं कहता हूँ 2, 3 और 4 मेरे पास तीन नंबर्स हैं, और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा। देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया और उसका जो आंसर आया उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की दूसरी साइड क्या कहती है कि अगर आप आखिरी वाली दो नंबर की बजाय पहले वाले दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, यानी पहले हमने 3 और 4 को, आखिरी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया था, अब अगर हम पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसके आंसर को आखिरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा देखते हैं। 2 3 6, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तीन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें ये कहती है कि अगर हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंड वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आपका वही आएगा जो आंसर आपका, अगर पहले दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके आंसर को आप तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें या आखिरी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर मैं जनरली अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b और c को आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई रखेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है याद रखें
कि हम उन ब्रैकेट वाली टर्म्स को हम पहले सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर इक्वल होगा किसके, कि अगर हम पहले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आखिरी वाली को बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा अगर आप आखिरी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आपने अपने माइंड में रखना है, हमारे क्वेश्चन में यूज हो रही होंगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का ऑलरेडी आप लोगों को पता है और कॉन्जुगेट का भी आपको पता है कि हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है और कैसे आता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे बात हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें कि रियल पार्ट ऑफ आई जी इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। सो देखिए हमने करना क्या है, हमने आई जी के रियल पार्ट को सबसे पहले हमने देखना है कि आई जी का रियल पार्ट क्या आएगा। याद रखें जी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने पिछली वीडियो 1.1 में आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में जहां पे भी जी होगा तो जी का मतलब हमारे पास हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उस जी को हम a प्लस आयोटा बी के साथ बेसिकली जी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, a प्लस आयोटा बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, राइट साइड को फॉर द टाइम बिंग भूल जाएं कि क्या चीज है। हम सिर्फ लेफ्ट साइड पहले लेते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि लेफ्ट साइड को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने पहले लेफ्ट साइड लिखी है, सिर्फ लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ आई जी। आई जी का मतलब क्या है कि आई इज सॉरी यहाँ पे आई नहीं है, ये आयोटा है, आयोटा और जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड लिख लिया है कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा और जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसमें देखें जो सबसे पहली चीज जो हम जानते हैं कि यहाँ पे जी है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस जी को कंसीडर किया। मैंने लेट किया कि ये जो जी है वो हमारे पास a प्लस आयोटा बी है क्योंकि जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखने के लिए जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो a प्लस आयोटा बी, जनरली हम उसको लिख सकते हैं एक बगैर आयोटा के और एक आयोटा वाली टर्म आएगी। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ जी नहीं है, मैंने पहले जी को लेट किया a प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ जी नहीं है, जी के साथ पीछे आयोटा है, तो इस जी को आयोटा जी बनाने के लिए मैंने आयोटा को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमने यहाँ पे आयोटा को लेफ्ट साइड तो एज इट इज आएगी क्योंकि हमें आयोटा जी चाहिए था। राइट साइड पे इस आयोटा का आप a प्लस आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें a आयोटा प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये b है तो b एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये आयोटा जी एज इट इज और इसके बाद a आयोटा एज इट इज प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे, -1 रिप्लेस कर देंगे और b एज इट इज प्लस माइनस माइनस a आयोटा माइनस b। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे पहले जो जी a प्लस आयोटा b था, हमें सिर्फ जी नहीं चाहिए था, हमें आयोटा जी चाहिए था। आयोटा को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करके राइट साइड सॉल्व की तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब देखें आयोटा जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आयोटा जी की वैल्यू हमारे पास आई है a आयोटा माइनस b, a आयोटा माइनस b। अब जो चीज हमने प्रूव करनी थी उसको देखें जरा, हमारे पास क्या प्रूव हमने करना था कि आयोटा जी का आर ई का मतलब क्या है कि रियल पार्ट। ठीक है, तो आयोटा जी का जो आपके पास आंसर आया था वो था ए आयोटा माइनस बी। अब क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में वो क्या कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी, आयोटा जी का आंसर ये आया। अब इसका रियल पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, रियल पार्ट हमारे पास हमेशा वो नंबर होता है जो आयोटा के बगैर होता है। सो आयोटा के साथ तो ए है, ए तो हमारा रियल पार्ट नहीं हो सकता। हमारा जो आयोटा के बगैर नंबर है वो माइनस बी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रियल पार्ट है वो माइनस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज चाहिए थी ना, हमें क्या चाहिए, हमें आई जी नहीं चाहिए, आई जी हमने फाइंड कर लिया लेकिन आई जी का भी सिर्फ रियल वाला हमें पार्ट चाहिए। आई जी यहाँ तक पहुंच गया, पूरा आई जी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी। जब मैं आई जी बोल रहा हूँ तो मतलब आयोटा है। ठीक है, तो आयोटा जी का कंप्लीट हमें आयोटा जी नहीं चाहिए, आयोटा जी का भी सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो आयोटा जी यहाँ तक आ गया, इसका रियल पार्ट हमारे पास आयोटा के बगैर माइनस बी होगा। सो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इज माइनस बी। सो इसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्लीट आयोटा जी था, तो कंप्लीट आयोटा जी को लिखने के बजाय मैंने रियल पार्ट सिर्फ माइनस बी लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में हमें रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी चाहिए था। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व होगी। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की।
तो राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है, देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। इस माइनस को फॉर द टाइम बिंग हम देखते हैं कि क्या करते हैं। पहले तो मैंने लिख लिया अगेन, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी उसका आंसर माइनस बी आया था, इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करके तो भी उसका आंसर भी हमने माइनस बी लेके आना है। सो हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है, हमारे पास माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब जी हमारे पास क्या चीज है, जी यहाँ पे हमने क्वेश्चन में लेट किया हुआ है ए प्लस अयोटा बी, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेट किया होता है इसलिए मैंने एज का वर्ड यूज किया, एज जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। अब इस जी का हमें कौन सा पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना। जी राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हमारे पास है ए प्लस अयोटा बी। अब इस ए प्लस अयोटा बी का यानी इस जी का हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाला नंबर होता है। सो अयोटा के साथ वाला नंबर बी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जी का जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे ए नहीं है, वो बी है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाला जो नंबर होता है वो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है जी का वो हमारे पास बी है। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या है, माइनस नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। यहाँ पे जी का यहां तक अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट जी का है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, लेकिन हमें राइट हैंड साइड में नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी चाहिए, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्योंकि हमें ये नेगेटिव चाहिए तो इस साइड पे भी नेगेटिव लगा लें और इस साइड पे नेगेटिव लगा लें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई भी चीज हम खुद से कर रहे होते हैं तो वो इक्वल की बोथ साइड पे हमें करनी होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट चाहिए था तो यहाँ पे भी माइनस लगा लिया, और राइट साइड पे जो बी था वो भी माइनस बी आ गया। तो अगर अब आप देखते हैं तो राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास नेगेटिव बी था, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास नेगेटिव बी आ गया है। तो लेफ्ट और राइट साइड अगर इक्वल हो गई तो यही चीज हमने जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि हमने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना था, वो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड इक्वल प्रूव होगी। ये हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अगर पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई जी अयोटा जी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। अब इसी क्वेश्चन में से मैं पार्ट 2 को भी सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा जी हमारे पास ये था जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा जी, इमेजिनरी पार्ट अयोटा जी का कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ है। तो हमारे पास अयोटा के साथ क्या है, ए है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा जी इज ए आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या कर रही है, रियल पार्ट ऑफ जी। तो जी तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है, तो इस जी का रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट वो होता है जो बगैर अयोटा की होता है। तो अयोटा के साथ तो बी है, ये तो रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट हमारा ए है। सो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जी इज ए, वो ए आ गया। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा जी वो भी ए आ गया। वो कहां से आया था, क्योंकि अयोटा जी हमारे पास यहाँ पे है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास ए आ गया। तो ये भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो ये भी सेकंड पार्ट भी मीन वाले यहाँ पे आपका इसी में जो है वो पार्ट 1 को यूज करते हुए हमारे पास प्रूव हो गया। अब लेट से अगर आपका पार्ट 1 नहीं आता, डायरेक्टली ये आता है, तो फिर पहले आपको अयोटा जी भी फाइंड करना पड़ेगा, और अयोटा जी फाइंड करने के बाद फिर इस चीज को आप कंसीडर करेंगे, और जी को तो इधर से आप कंसीडर कर लेंगे। तो अगर पार्ट 1 नहीं है आपका, सिर्फ पार्ट 2 है, तो उसके लिए आपको यहां तक करके, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करके पार्ट 1, उसके बाद फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट अयोटा जी का यूज करेंगे और रियल पार्ट जी का यूज करके, तो वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपके इक्वल आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा स्लाइटली हमें देखते हुए थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आता है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान केयरफुली जरा इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह जरूर समझ आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो मैंने दो प्रॉपर्टीज की बात की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास भी कह रहा है कि यूज अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू प्रूव। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है वो हमारे पास जो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में हम यूज कर रहे होंगे। सो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वो क्या कह रहा है कि हमने करना क्या है, हमने ये प्रूव करना है कि Z1 और Z2 को, अगर Z याद रखें जहां पे भी Z है तो वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है तो उसको Z1 2 3 4 की बात कर रहा है, यानी उसको आगे उसने रिप्रेजेंट करने के लिए चार कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले को Z1, दूसरे को Z2, 3 और 4 उसने रिप्रेजेंट किया। तो Z इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो हमारे पास हमने प्रूव क्या करना है कि अगर Z1 और Z2 का एक साथ मल्टीप्लाई करें, एक साथ उसका हम प्रोडक्ट लें, और Z3 और 4 को हम एक साथ उसका प्रोडक्ट लें, तो ये चीज इक्वल होगी किस चीज के, Z1 और Z3। यहाँ पे आपने सीक्वेंस देखना है,
पहली चीज है कि Z1 और 2 हमारे पास एक साथ हैं और Z3 और 4 एक साथ हैं। इस चीज को हमने प्रूव करना है कि ये चीज किसके इक्वल है, Z1 और 3 के। अब ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे 1 और 2 एक साथ था, यहाँ पे 1 और 3 एक साथ हो गया और 2 और 4 एक साथ हो गया। और लास्ट पे इसी चीज को हमने प्रूव करना है कि ये किस चीज के इक्वल है, Z3 अब पहले आ जाएगा, Z1 और Z2 एक साथ आ जाएंगे और Z4 एंड पे आ जाएगा। सो हमने करना क्या है, हमारे पास सबसे पहले ये वाली चीज हमने कंसीडर करनी है जो सबसे पहले चीज दी हुई है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, जो पहला ऑर्डर है वो उसको हमने फॉलो करना है, उसको सॉल्व करके ये वाली चीज बनानी है, फिर उसी को सॉल्व करके हमने ये वाली चीज बना देनी है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्योंकि Z1, Z2, Z3 और Z4 है तो हम 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। तो Z1 के लिए A1 प्लस B1 आयोटा हो जाएगा, Z2 के लिए A2 प्लस B2 आयोटा हो जाएगा और Z3 के लिए A3 प्लस B3 आयोटा आ जाएगा और Z4 के लिए A4 प्लस B4 आयोटा आ जाएगा। सो यहाँ पे जिन भी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है तो सबसे पहले वो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने कंसीडर किए हैं, Z1 2 3 4। जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म थी तो उसी तरीके से 1 2 3 4 4 हमने कर लिया है, इसके रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को भी। सो सबसे पहले हमारे पास Z1 2 3 4 को लेट करने के बाद जो पहली चीज थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। पहली चीज हमारे पास, पहला ऑर्डर हमारे पास क्या गिवन था, Z1 Z2 Z1 Z2 Z3 और Z4, Z3 और Z4 हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो पहला ऑर्डर जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद जो हमने वैल्यूज यहाँ पे लेट की हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे वो हमने रिप्लेस करने हैं। Z1 हमारे पास क्या था, A1 B1 आयोटा, Z1 की जगह A1 B1 आयोटा एक ब्रैकेट में लिख लिया और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाई है ताकि हमारे पास इन दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेपरेट हो सके। सो Z2 इज A2 प्लस B2 आयोटा, ये ब्रैकेट एक क्लोज होगी स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद Z3 की जगह A3 B3 आयोटा और Z4 की जगह A4 प्लस B4 आयोटा। अब यहाँ तक सबसे पहले मैं आपको दोबारा से जरा इसको रिकॉल करता हूँ कि थोड़ा सा रिकैप इसका करता हूँ कि यहाँ तक मैंने किया क्या। यहाँ तक सिंपली अभी तक मैंने 3 चीजें की हैं, जो Z1 Z2 Z3 और Z4 थे उनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म में लेके हैं। Z1 के लिए A1 B1, Z2 के लिए A2 B2, Z3 के लिए A3 B3 और Z4 के लिए A4 और B4। पहला काम यहाँ तक हमने किया। दूसरा काम जो हमारी पहली लेफ्ट साइड थी, जो पहली साइड गिवन थी वो यहाँ पे लिखी। वो यहाँ पे लिखने के बाद जो हमारे पास Z1 Z2 Z3 और Z4 हमने लेट किए हैं वो मैंने लिख दिए हैं। यहाँ तक सिर्फ हमने क्या किया, पहली साइड कंसीडर करके जो वैल्यूज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थी वो हमने रिप्लेस कर दी। अब रिप्लेस करने के बाद थोड़ा सा आपने ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर आपने कैसे चेंज करना है, जो आपका पहली Z1 वाली वैल्यू है A1 B1 आयोटा, इसको आपने अकेले, अभी तक देखें क्या है, अभी तक हमारे पास Z1 और Z2 एक साथ है और Z3 और Z4 एक साथ है। सो सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, आपने Z1 को अकेला कर देना। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ, ये हमारे पास Z1 है, ये हमारे पास Z2 है, ये हमारे पास Z3 है और ये हमारे पास Z4 है। सो वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो आपने Z1 को अकेला कर देना है और Z2 को उनके साथ मिला देना है। ठीक है, Z2 को आप Z3 और Z4 के साथ मिला देंगे। Z1 को यहाँ पे हमने अकेला लिख दिया, Z1 को अकेला लिखा, A1 प्लस B1 ये अकेला आ गया और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि Z1 को हमने अकेला सेपरेटली लिखना है और जो Z2 है उसको ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट छुड़ा के तो उस वाली स्क्वायर ब्रैकेट में लेके आए। तो जब यानी Z3 और Z4 वाली स्क्वायर ब्रैकेट में लेके आएंगे तो यहाँ पे A2 और B2 आयोटा जो है वो Z1 को छोड़ के तो Z3 और Z4 वाली ब्रैकेट में आ गया। लेकिन इनकी जो अपना कॉम्बिनेशन है, इनका जो अपनी ब्रैकेट है वो आपने नहीं छोड़नी, यानी ये दो पहले मल्टीप्लाई होंगे, ये दो पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया है। अगर आपको नजर आ रही हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक करली ब्रैकेट है। आपका Z2 इस स्क्वायर ब्रैकेट में तो गया है, लेकिन इनकी जो अपनी ब्रैकेट थी Z3 और Z4 की, वो ब्रैकेट कहीं पे भी नहीं गई। ये ब्रैकेट अभी भी अब यहीं पे है, यानी Z3 और Z4 जो है ये अपनी ब्रैकेट में, इनकी ब्रैकेट चेंज नहीं हुई। और A2 और B2 जो है वो Z1 वाली ब्रैकेट से Z3 और Z4 वाली में आ गया और ये अपनी ब्रैकेट में इधर ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक है जी Z2 और ये Z2 ब्रैकेट के बाहर है, Z2 ब्रैकेट के बाहर है और Z3 और Z4 अपनी ब्रैकेट के अंदर है, ये दो अपनी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये दो Z3 और Z4। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि एंड वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें
और उसके आंसर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका वही आएगा कि अगर आप पहले दो को मल्टीप्लाई करके तो तीसरे को करें। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि बेशक एंड वाले दो को मल्टीप्लाई करें या पहले दो को मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन आपने लाजमी करना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया। सो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ का सहारा लिया और हमने क्या किया कि ये Z3 और Z4 का जो आपस में ब्रैकेट थी, जो आपस में कॉम्बिनेशन था, उसको हमने तोड़ के Z2 और Z3 का एक ही कॉम्बिनेशन बना दिया। ये कौन सी, जैसे प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि एंड वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पहले को करें तो आंसर आपका वही आएगा जो पहले दो को मल्टीप्लाई करके तो आखिरी वाले को साथ करें। तो पहले जो ब्रैकेट थी वो Z3 और Z4 के साथ थी, तो उस कॉम्बिनेशन को तोड़ के हमने क्या किया, Z2 और Z3। आप देखें यहाँ पे जो है ये कॉम्बिनेशन आपका Z2 और Z3 का है, यानी ये ब्रैकेट आपकी Z2 और Z3 को एक साथ रख रही है, करली ब्रैकेट अब यहाँ पे आ गई है, और जो Z4 था वो आपका अकेला हो गया। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिव, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये अलाउ करती है कि एंड वाले दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हों और पहले के साथ इनका आंसर अगर पहले के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सेम चीज होगी अगर पहले दो को मल्टीप्लाई करके एंड वाले के साथ करें। सो सिंपली हमने ब्रैकेट्स को स्विच किया है। पहले जो ब्रैकेट आपकी Z3 और Z4 के साथ थी और Z2 आपका अकेला था, उसको हमने स्विच कर दिया है, Z1 और Z2 को एक साथ कर लिया और Z4 को हमने अकेला कर दिया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बिल्कुल अलाउ करती है, तो हमने साथ में मेंशन कर दिया कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज किया है। और Z1 तो हमारा बाहर अकेला ही है, Z1 को अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। सो यहां तक हमने सिंपली क्या किया, पहले हमने वैल्यूज को रिप्लेस करके जो Z2 था वो Z3 और Z4 के ब्रैकेट में लेके गए, और यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सहारा लेते हुए हमने क्या किया, Z2 और Z3 को एक ब्रैकेट में और Z4 को हमने आखिरी ब्रैकेट में लेके गए। तो अब उसके बाद देखिए हमने जो चीज प्रूव करनी है वो आपने अपने माइंड में रखना है। प्रूव हमने क्या करना है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहां तक अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 और 2 का कॉम्बिनेशन एक साथ, हमें 1 और 2 ही नजर आ रहे हैं, हमें 1 और 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे Z2 और Z3 को देखूं, अब आपने सिर्फ ये देखना है, दो चीजें देखनी है। तो जब भी दो नंबर आते हैं तो दो नंबर में आपकी कम्यूटेटिव लॉ को यूज करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास Z2 और Z3 के ऊपर मैं कम्यूटेटिव लॉ यूज करूंगा। तो कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या कहता है कि 2 मल्टीप्लाई 3 कह रहे हैं या 3 मल्टीप्लाई 2 कह रहे हैं, कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी Z2 को Z3 के साथ मल्टीप्लाई करें या Z3 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इनको इंटरचेंज भी कर देंगे तो हमारे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सहारा लेते हुए जो आपका Z3 पहले था और Z3 बाद में था और Z2 पहले था, इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया। कैसे इंटरचेंज किया, जो Z3 बाद में था वो Z3 पहले आ गया, जो Z2 पहले था वो हमारे पास बाद में चला गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Z2 और Z3 के ऊपर मैंने कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई किया है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि कम्यूटेटिव लॉ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि Z3 जो बाद में था वो पहले आ गया, Z2 जो पहले था वो बाद में चला गया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास Z3 पहले आ गया और Z2 बाद में चला गया। अब Z4 और Z1 अपनी जगह पे, इनको किसी ने कोई भी कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं छेड़ा। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने के बाद हम दोबारा से जो है रीअरेंजमेंट करते हैं, थोड़ी सी ब्रैकेट्स को हम दोबारा वो करते हैं, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट देखनी है, अपनी रिक्वायरमेंट। अगर ये वाली चीज तो हमने प्रूव करनी है ना, देखें प्रूव हमने ये वाली चीज करनी है, तो इसके लिए Z1 और Z3 को एक ही ब्रैकेट में होना है। तो मसला हमारा सीक्वेंस था, वो सीक्वेंस हमारा अगर हम देखें तो A1 और A3 यानी Z1 और Z3 बिल्कुल एक साथ ही है, सीक्वेंस हमारा क्लियर है, सिर्फ ब्रैकेट्स का मसला है। तो यहाँ पे B2 और B4 हमारे पास एक साथ हैं, तो यहाँ पे भी चीज हमारे क्लियर है, क्योंकि हमें 2 और 4, Z2 और Z4 हमें एक साथ चाहिए। सो यहाँ पे A1 B1 A3 B3 जो यहाँ पे 1 और 3 चाहिए, 1 और 3 चाहिए वो एक साथ हैं, 2 और 4 एक साथ चाहिए, 2 और 4 एक साथ हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यानी Z1, ये हमारा Z1 है, Z1 और Z3 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास Z1 और Z3 के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और Z2 और Z4 के साथ एक ब्रैकेट आ जाएगी। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो A1 प्लस V1 आयोटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 को, और A3 और B3 आयोटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z3 को, और A2 प्लस B2 आयोटा हमारे पास Z2 को रिप्रेजेंट करेगा, और A4 और B4 आयोटा हमारे पास
Z4 को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो पहली चीज हमने प्रूव करनी थी कि Z1 Z3 एक साथ आना चाहिए, तो Z1 Z3 एक साथ आ गया। सेकंड हमने क्या करना था कि Z2 और Z4 एक साथ आना चाहिए था, तो Z2 और Z4 एक साथ आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक एक चीज प्रूव हुई है, इस चीज को कंसीडर किया, सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। अब इसी चीज को सॉल्व करते हुए हम अगली जो थर्ड चीज है उसके ऊपर जाते हैं। सो इस चीज से पहले इस वाले स्टेप को मैं आगे कैरी ऑन करता हूं। ये वाला स्टेप हमारे पास क्या था कि A1 यानी Z1 और Z3 एक साथ हैं, Z2 और Z4 एक साथ हैं। सो Z1 और Z3 एक साथ, Z2 और Z4 एक साथ। सो इससे आगे इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करते हुए ये, फिर इसी को सॉल्व करते हुए हम आगे भी यूज करेंगे। सो जो चीज यहाँ पे मैंने छोड़ी थी उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है उसका सीक्वेंस देखें। इस सीक्वेंस में अब Z3 पहले है, सबसे पहले अकेला है, Z1 और Z2 एक साथ हैं ब्रैकेट में, और Z4 आपका अकेला है। सो इस चीज को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे Z1 हमारे पास सबसे पहले है, उसके बाद Z3 और Z, यहाँ पे दरमियान में मुझे क्या चाहिए, Z1 और Z2 चाहिए, और एंड पे Z। तो ये वाला तो हमारे पास Z4 है, ये तो हमें यहीं पे चाहिए, इसका तो कोई मसला नहीं है। अब बाकी जो है इन तीनों की रीअरेंजमेंट हमने करनी है। सो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगेन देखें, A1 B1 आयोटा और A3 B3 आयोटा, ये दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगेन अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसके ऊपर आप कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपकी कम्यूटेटिव लॉ को हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो Z1 था, ये हमारे पास Z1 है, ये हमारे पास Z3 है। तो Z1 और Z3 के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ हमने अप्लाई किया है। तो Z3 को पहले लेके आए और Z1 को बाद में लेके गए, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास A यानी Z4 हमें एंड पे ही चाहिए, तो Z4 की रीअरेंजमेंट हम नहीं करेंगे, Z4 को इधर ही रखा, Z2 को इधर ही रखा, 1 और 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। 1 और 3 को इंटरचेंज क्यों किया, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस था उसमें Z3 हमें सबसे पहले चाहिए, तो इसलिए Z3 आपका दूसरे नंबर के ऊपर पड़ा हुआ था। तो कम्यूटेटिव लॉ को यूज करते हुए Z3 को हम पहले लेके आ गए और Z1 को हमने सेकंड नंबर के ऊपर लेके गए। तो याद रखें, जो भी चीज आप प्रूव कर रहे हैं इसको आपने जरूर फॉलो करना है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें Z3 पहले चाहिए था, तो Z3 को पहले लेके आए, Z1 को हम सेकंड नंबर पे लेके गए, क्योंकि यहाँ पे हमें Z1 जो है सेकंड नंबर पे चाहिए था। उसके बाद Z2 इधर ही है, उसके बाद Z4 इधर ही है। तो इनकी कोई रीअरेंजमेंट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हमारे पास ये हमारे रिक्वायर्ड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही है, तो इसको हमने रीअरेंज नहीं किया। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, Z3 हमें अकेला चाहिए। तो जो Z3 Z1 के साथ था इसको हमने अकेला कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो चीज हमने प्रूव कर दी है उसमें Z3 अकेला है। तो जो Z3 आपका Z1 के साथ था उसको मैंने सिर्फ अकेला लिख लिया। अब ये Z1 और Z2 का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हमने क्या किया, ये जो Z1 था, ये जो आपका Z1 है, इसको रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग Z2 के साथ मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर फॉलो करना है। सो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स थोड़ी सी इंटरचेंज हुई हैं, जो आपकी Z3 थी वो हमारे पास सबसे पहले आ गया, Z1 ब्रैकेट के अंदर चला गया, Z2 भी आपका ब्रैकेट के अंदर चला गया, और Z4 तो हमें अकेला चाहिए तो वो भी हमारे पास बाहर चला गया। तो अब अगर हम देखते हैं तो Z3 जो है वो हमारे पास अकेला, Z1 और 2 एक ब्रैकेट में, और Z4 दूसरी वाली साइड में अकेला। सो ये हमारे पास Z3 जो जाहिर सी बात है A3 प्लस B3 आयोटा हमारे पास Z3 होता है, उसकी जगह दोबारा Z3 लिख दिया। ये हमारे पास Z1 है, ये हमारे पास Z2 है, और इसको हम Z4 यानी जो भी चीज हमने Z1 2 3 4 की जगह लेट की थी वो दोबारा हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड चीज आपने प्रूव करनी थी वो भी हमारे पास प्रूव हो गया। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने अपने सीक्वेंस अपने माइंड में रखना है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब सीक्वेंस थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे, मेरी वीडियो जरा बहुत केयरफुली सुनेंगे और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस एक दो दफा करेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। सो आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है, सबसे पहली वाली चीज कंसीडर करके इसको सॉल्व करके दूसरी के ऊपर जाएं, फिर उसको सॉल्व करके आपने तीसरी के ऊपर जाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमारे पास एक नई टर्म, एक नई चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले मैं उसको जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास टर्म क्या है। सो हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो एक चीज ये IFF यूज हो रहा है। सो IFF इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ। सो
इफ एंड ओनली इफ को समझाने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इफ एंड ओनली इफ का जो प्रैक्टिकली मतलब है वो क्या हो सकता है। सो लेट्स से मैं कहता हूं कि आप लोग कॉलेज में गए हैं और एक टीचर ने आपको देख लिया कॉलेज में, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, ये नहीं, ये तो उसने मान लिया है, जब एक टीचर ने आपको कॉलेज में देख लिया है तो उस टीचर ने ये मान लिया है कि आप उस स्पेसिफिक दिन पे कॉलेज में आए हैं, लेकिन उसे ये चीज प्रूव करने के लिए या ये चीज बताने के लिए, ये चीज कंफर्म करने के लिए कि आपकी अटेंडेंस लगी है या नहीं लगी, वो कंफर्म करेगी या अटेंडेंस वो टीचर जो है वो लगाएगा या लगाएगी। ठीक है, तो यानी एक केस ये था कि एक टीचर ने आपको कॉलेज में देख लिया और कि आप आए हुए हैं, तो ये उस टीचर ने ये मान लिया कि आप कॉलेज में तो आए हुए हैं, लेकिन अटेंडेंस के लिए वो खुद से टीचर जो है वो मार्क करेगा या मार्क करने के लिए बोलेगा किसे, या मार्क करने के लिए, आपके अटेंडेंस मार्क करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर, कोई ना कोई चीज जो है वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। एक ये चीज। सेकेंडली एक और चीज, जो दूसरा केस आपका ये कंसीडर हो सकता है कि एक टीचर ने आपको कॉलेज में देखा नहीं है कि आप आए या नहीं आए, लेकिन अटेंडेंस उस टीचर ने देख लिया है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हुई हुई है। सो दूसरा केस ये है कि अटेंडेंस आपकी मार्क हुई हुई है, तो दूसरा टीचर क्या करेगा, ये मान लेगा कि आपकी अटेंडेंस तो मार्क हुई हुई है, लेकिन आप कॉलेज में आए कि नहीं आए उसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करेगा, आपको देखेगा, ढूंढेगा कि आप आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। सो ये दो चीजें कंफर्म करने के लिए कि आप स्कूल में, आप कॉलेज में भी गए हुए हैं और आपकी अटेंडेंस भी मार्क हुई है, सो देयर विल बी टू केसेस कि आपको किसी भी टीचर ने आपको कॉलेज में देख लिया, आपकी प्रेजेंस पता चल गई, लेकिन अटेंडेंस मार्क करने के लिए उस टीचर ने ये मान लिया कि आप कॉलेज में गए हुए हैं, तो अटेंडेंस मार्क करने के लिए वो क्या करेगा, फर्दर प्रोसीजर करेगा। और सेकेंडली एक टीचर ने आपकी अटेंडेंस देख ली है, तो वो देखने के बाद क्या करेगा, वो टीचर ये मान लेगा कि आपकी अटेंडेंस लगी हुई है, और फिर उसका सेकंड केस वो प्रूव करने के लिए या देखने के लिए कि आप आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। सो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन भी है कि हमारे पास दो कंडीशंस गिवन होंगी, तो बोथ केसेस के लिए एक चीज को हम कंसीडर कर लेंगे कि एक चीज को हम मान लेंगे कि ये ठीक है, और दूसरी को प्रूव करने की तरफ जाएंगे। जैसे पहला केस था कि आप कॉलेज में गए हुए हैं, एक टीचर ने मान लिया कि आप कॉलेज में हैं, उसने मान लिया, और दूसरी चीज को प्रूव करने के लिए या दूसरी चीज को प्रोसेस करने के लिए, अटेंडेंस मार्क करने के लिए वो डिफरेंट चीज, कोई भी चीज कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा केस ये होगा कि एक टीचर ने अटेंडेंस मार्क कर ली, उसने ये मान लिया कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई हुई है, अब आप कॉलेज में हैं कि नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी प्रोसीजर जो वो अप्लाई करेगा। सो इफ एंड ओनली इफ के लिए भी कंडीशन ये है कि हमारे पास दो चीजें होंगी, तो पहले एक चीज को मान लेंगे और फिर दूसरी चीज को प्रूव करेंगे, फिर दूसरी चीज को मान लेंगे और पहली चीज को प्रूव करेंगे। जैसे अटेंडेंस का केस है, आप हैं, मान लिया टीचर ने आप हैं, और अटेंडेंस मार्क हुई है कि नहीं हुई है, उसके लिए फर्दर प्रोसीजर हम प्रूव उसको वो करेंगे। और दूसरा केस, जैसे पहले मैंने बताया कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है और आप कॉलेज में हैं कि नहीं है, उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो पहले एक चीज मान ली कि आप कॉलेज में हैं, अटेंडेंस की तरफ किए, फिर दूसरा केस के ये मान लिया कि आपकी अटेंडेंस लगी हुई है और उसको आप कॉलेज में हैं कि नहीं है उसको प्रूव करने के लिए, उसको देखने के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो इफ एंड ओनली इफ का भी मतलब यही है एग्जैक्टली कि हमारे पास कोई सी दो कंडीशंस गिवन होंगी, उन दो कंडीशंस में से एक को हमने ट्रू मान लेना है और दूसरी प्रूव करनी है, फिर दूसरी को ट्रू मान लेना है और पहली प्रूव करनी है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपका जी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात करते हैं तो जी के साथ ए प्लस एटा बी वाली फॉर्म हमें नजर आती है हमारे जहन में। सो हमने प्रूव क्या करना है, z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो ये इफ एंड ओनली इफ हमें सेपरेट करेगा, दो कंडीशंस को सेपरेट करेगा। इफ एंड ओनली इफ से जो पहली चीज है वो पहली कंडीशन है, और इफ एंड ओनली इफ के बाद जो चीज है वो दूसरी कंडीशन है। तो हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने ये देखना है कि z इज अ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले एक केस में हम ये मान लेंगे कि z एक रियल नंबर है। z रियल नंबर होने का मतलब क्या है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि z रियल नंबर है। तो पहले एक दफा हम ये मान लेंगे कि z रियल नंबर है, तो z को रियल नंबर मानते हुए हम ये प्रूव कर लेंगे कि z और z कॉन्जुगेट जो है वो एक ही बराबर है, सेम उनकी वैल्यूज हैं। फिर दूसरा केस आएगा कि हम z और z कंजुगेट को इक्वल मान लेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि z और z कंजुगेट एक जैसे हैं, इक्वल हैं, और उसको यूज करके हम ये प्रूव कर देंगे कि z एक रियल नंबर है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा। याद रखें आपने बोथ साइड्स को प्रूव करना है, एक साइड प्रूव करेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। जब भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होगी तो पहले ए को कंसीडर करें, दूसरी प्रूव करें, फिर दूसरी को कंसीडर करें,
और पहली प्रूव करें। और यहाँ पे z रियल नंबर का मतलब क्या है कि हमारे पास z इज इक्वल टू, लेट्स से अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z रियल नंबर होने का मतलब क्या है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये नहीं है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो z इज इक्वल टू a, इसका मतलब ये है कि हमारे पास z इज अ रियल नंबर। तो आगे क्वेश्चन में जहां पे भी z इज अ रियल नंबर की हम बात करेंगे तो आपके माइंड में डायरेक्टली ये आना चाहिए कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ a के ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि z इज अ रियल का मतलब कि उसका इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं होगा, तो सिर्फ उसका रियल पार्ट होगा, तो रियल पार्ट हमारे केस में a ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये क्या कह रहा है कि z इज अ रियल नंबर इफ एंड ओनली z इज इक्वल टू z। एक और चीज हमारे पास होती है, यहाँ पे जो टर्म यूज होगी मैं पहले बता दूं आपको, कि हमारे पास प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि इमेजिनरी पार्ट आपका जीरो है और आपका जी रियल नंबर हो गया, इसी तरीके से लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास इमेजिनरी की बजाय रियल जीरो हो जाए। अगर रियल ए जीरो हो जाएगा तो जीरो प्लस एयोटा बी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जी इज इक्वल टू एयोटा बी। तो जब भी आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होगा तो ये प्योर इमेजिनरी कहलाएगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है। तो जब भी प्योर इमेजिनरी की बात करेंगे तो उसमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट आपका नहीं होगा, रियल पार्ट आपका जीरो होगा। और जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के रियल होने की बात करेंगे कि z इज अ रियल नंबर, तो उस केस में आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कुछ नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट आपका जीरो होगा और सिर्फ आपका रियल पार्ट होगा। तो ये दो टर्म्स आपकी यूज हो रही होंगी, एक टर्म यहाँ पे एक टर्म आगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास z की हम बात करें तो सबसे पहले हम एक z का कंसीडर करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस एयोटा b, और z कॉन्जुगेट की भी बात करें हम तो z कॉन्जुगेट जाहिर सी बात है अगर z a प्लस एयोटा b है तो z कॉन्जुगेट a माइनस एयोटा b हो जाएगा। अब ये तो पहली दो चीजें, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये दो चीजें हमने लेट कर ली, क्योंकि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास जनरल फॉर्म a प्लस एयोटा b होती है, तो ये वाली वो फॉर्म होगी। अब हमारे क्वेश्चन में कॉन्जुगेट की भी बात हो रही है तो हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट की पहले लेके रख लिया ताकि हम इसको यूटिलाइज कर सकें। अब हमारे पास यहाँ पे देखें दो कंडीशंस हैं कि z इज अ रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अब हम पहले ये वाली चीज ट्रू मान रहे हैं, पहले हम ये वाली चीज ट्रू मानते हैं कि z को z कॉन्जुगेट हमारा इक्वल है। ये वाली चीज ट्रू मानते हुए हम ये प्रूव कर देंगे कि z रियल नंबर है, ठीक है, तो हमारी एक साइड प्रूव हो जाएगी। सो पहले हम क्या ट्रू मान रहे हैं, हम ये ट्रू मान रहे हैं कि z और z कॉन्जुगेट एक जैसे हैं, ठीक है। तो हमने पहले कंसीडर क्या किया कि z और z कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल है, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू हमारे पास a प्लस एयोटा b, z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस एयोटा b। अब इसके बाद यहाँ पे a प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एयोटा b यहाँ पे प्लस माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस ए और प्लस ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे अयोटा बी और अयोटा बी हमारे पास दो अयोटा बी हैं, तो अयोटा बी और अयोटा बी को प्लस करेंगे तो हमारे पास टू अयोटा बी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से अगर टू अयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो बी हमारे पास जीरो। तो देखें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसिडर किया था जी, वो हमारे पास ए प्लस अयोटा बी था, ए प्लस अयोटा बी। अब देखिए हमारे पास अगर हमने जी और जी कॉन्जुगेट को इक्वल माना है तो वहां से हमें बी जीरो मिला। b जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस अयोटा b जो हमने कंसीडर किया था उसमें ये जो b की वैल्यू हमारी जीरो आई है वो हम रिप्लेस करेंगे तो ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ये जीरो हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू a। सो हमने कंसीडर क्या किया था पहला केस कि z और z कंजुगेट इक्वल है, z और z कंजुगेट को इक्वल माना, सॉल्व किया उसे तो b जीरो मिल गया, तो b वाज एक्चुअली द इमेजिनरी पार्ट। तो अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास z a के इक्वल आ गया। तो जब z a के इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास z इज अ रियल नंबर। सो पहली चीज जो हमने ट्रू मानी थी कि z हमारे पास इक्वल है z कॉन्जुगेट के, वो ट्रू मान के हमने ये चीज प्रूव कर दिया कि z रियल नंबर है। इस चीज को माना, मानने का मतलब इसको कंसीडर किया, इसको सॉल्व किया, b जीरो मिल गया। b जीरो का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो आपका z इज इक्वल टू a आ जाएगा। z इज इक्वल टू a का मतलब कि z इज अ रियल नंबर। सो अभी तक पहली चीज z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट को माना और z को रियल प्रूव कर दिया। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हमने अदर वे भी करना है कि अभी हमने पहले z को रियल मानना है और z कॉन्जुगेट को प्रूव करना है। पहले क्या किया था, पहले z और z कॉन्जुगेट को इक्वल माना और z को रियल प्रूव कर दिया। अब z को रियल हम प्रूव करेंगे, z को हमने रियल अब मानना है और z को z कॉन्जुगेट के इक्वल हमने प्रूव करना है। सो दूसरा केस क्या होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं
कि z इज अ रियल नंबर, ये हमने मानना है कि z रियल नंबर है और ये प्रूव कर देना है कि z और z कॉन्जुगेट इक्वल है। सो हमारे पास दूसरी चीज हमने जो कंसीडर की है, लेट z इज अ रियल, z इज अ रियल। पहले हमने z इक्वल टू z कॉन्जुगेट माना था और रियल प्रूव किया था, अब रियल हम मान रहे हैं और z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट को हम प्रूव करते हैं। अगर z रियल है तो इसका मतलब क्या है कि z रियल इज एज z इज इक्वल टू a। पहले भी मैंने बताया कि z रियल का मतलब कि कॉम्प्लेक्स उसका इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो होने का मतलब क्या है कि z इज इक्वल टू a। तो अगर आपका z इज इक्वल टू ए है तो याद रखें किसी भी रियल नंबर का या किसी भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो लेट से हमारे पास हमारे पास a है, तो अगर इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो वो भी a होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट किसका सिंबल चेंज करता है? इमेजिनरी पार्ट का। रियल नंबर का सिंबल आपका जो कॉन्जुगेट है वो चेंज नहीं करता, कॉन्जुगेट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करता है। तो यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट हमारा है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट तो हमारा जीरो है क्योंकि हम z को रियल मान रहे हैं ना। तो जब z को रियल माना तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो फिर जब z कॉन्जुगेट लेंगे तो तब भी हमारे पास क्या होगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। लेट से मैं अगर यहाँ पे z प्लस जीरो बी भी मान लूं, जीरो अयोटा भी मान लूं, तो तब भी अगर हम चेंज करेंगे तो माइनस जीरो अयोटा हो जाएगा। तो अगर माइनस जीरो अयोटा करेंगे तो माइनस जीरो तो कोई सेंस नहीं बनाता। तो ये वाली चीज जो है हमारे पास माइनस जीरो के साथ तो कोई माइनस प्लस नहीं होता, तो ये वाली चीज हमारे पास हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो आपकी z की वैल्यू a थी वही z कॉन्जुगेट भी होगा। सो यहाँ पे दूसरा केस हमारा पास क्या था कि z को रियल माना, मानने के बाद z को रियल कंसीडर किया और z का जो कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास वही चीज आ गई। तो जब हमारे पास z को रियल माना तो z और z कॉन्जुगेट की भी वैल्यूज देखिए सेम है, z को रियल मान लिया और z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास सेम आई। तो पहले हमने क्या किया था, z और z कॉन्जुगेट को इक्वल माना और z को रियल प्रूव कर दिया था। अब z को रियल माना पहले और z कॉन्जुगेट को इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो क्वेश्चन था, जो उसने कहा था कि z इज अ रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, वो हमारे पास यहाँ पे। सो कीप इन माइंड, थोड़ी नई चीज है लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड में इस चीज को रखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं, आप इस चीज को पिक कर लेंगे आई होप। सो सिंपली आपने अगेन माइंड में रखना है, जब भी इफ एंड ओनली इफ की बात आएगी तो पहली चीज आपने कंसीडर करनी है, दूसरे को प्रूव करना है, फिर दूसरे को कंसीडर करना है और पहली प्रूव करनी है। सो सेकंड पार्ट में जाते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है ये, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। सो हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अयोटा इमेजिनरी z डिवाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। सो इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं अगेन, क्योंकि z और z कॉन्जुगेट की बात हो रही है तो z को हमने लेट कर लिया a प्लस अयोटा b और z कॉन्जुगेट को हमने कंसीडर कर लिया a माइनस अयोटा b। सो हमारे पास ये z और z कॉन्जुगेट की जो वैल्यूज है वो हम लेफ्ट साइड में रिप्लेस करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड को हम कंसीडर करें, z की जगह a प्लस अयोटा b आ गया माइनस अपनी जगह, और z कॉन्जुगेट की जगह a माइनस अयोटा b आ गया। डिनोमिनेटर में भी z की जगह a प्लस अयोटा b, दरमियान में प्लस z कॉन्जुगेट की जगह a माइनस अयोटा b, क्योंकि ऊपर माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट लगा ली, क्योंकि माइनस के बाद सिंबल चेंज होने। a प्लस अयोटा b एज इट इज, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए, माइनस माइनस प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास माइनस अयोटा b और प्लस अयोटा b आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a और a को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस ए और प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तब माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गए, अयोटा बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 अयोटा बी डिवाइड बाय 2, और फर्दर यहाँ पे भी आपका 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया। जब 2 और 2 कैंसिल हुआ तो अयोटा यहाँ पे बी ओवर ए। अब हमारे पास देखें जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसीडर किया था उसमें b किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट, a किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट। तो b किस चीज, ये अयोटा एज इट इज, b किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, a किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ z। सो लेफ्ट साइड कंसीडर की और राइट साइड हमने प्रूव कर दी, तो दैट्स इट, पार्ट 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 में अगेन हमारे पास वही चीज है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया था कि इफ एंड ओनली इफ के बाद एक कंडीशन होगी एंड इफ एंड ओनली इफ से पहले एक कंडीशन होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इफ एंड ओनली इफ से पहले कंडीशन क्या है, वो ये कह रहा है कि z इज आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी। वो ये कह रहा है कि z तो या तो रियल नंबर होगा
या प्योर इमेजिनरी होगा। रियल नंबर का मतलब क्या कि अगर z रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, यानी z इज इक्वल टू a होगा। अगर सिंपल अगर मैं वर्डिंग में बोलूं तो z रियल मतलब का z रियल होने का मतलब क्या है कि z इज इक्वल टू a, और z इज अ प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या है कि उसका रियल पार्ट जीरो होगा। तो ये कह रहा है कि इन दो में से कोई एक कंडीशन होगी, या तो z आपका रियल है यानी z इज इक्वल टू a है, या z एक प्योर इमेजिनरी है। प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या है कि उसका रियल पार्ट नहीं होगा, z इज इक्वल टू एयोटा b। तो वो सिंपली ये कह रहा है कि या तो z इज इक्वल टू a होगा या z इज इक्वल टू एयोटा b होगा। जब z इज इक्वल टू एयोटा b अगर होगा तो वो प्योर इमेजिनरी होगा, अगर z इज इक्वल टू a होगा तो z हमारे पास रियल होगा। तो इन दो में से एक कंडीशन होगी, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेंगे तो z के स्क्वायर होगा। वो ये कह रहा है कि अगर ये चीज ट्रू है, अगर ये चीज होगी ट्रू, तो फिर ये दो कंडीशन में से कोई एक होगी, ठीक है, या इन दो में से कोई एक भी ट्रू है तो फिर ये वाली चीज हमारे पास ट्रू होगी। सो सिंपली इफ एंड ओनली इफ के बाद एक कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ से पहले एक कंडीशन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली कंडीशन को ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या ट्रू मान लें, हम ये ट्रू मान रहे हैं कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर जो है वो z स्क्वायर के इक्वल है। हम क्या ट्रू मान रहे हैं कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर। सो अगेन z a प्लस अयोटा b और z कॉन्जुगेट a माइनस अयोटा b आ जाएगा। हम ये मान रहे हैं कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर z के स्क्वायर के इक्वल है, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर z स्क्वायर के इक्वल है, ये मान रहे हैं। और प्रूव हमने ये करना है कि या तो z रियल है तब भी गुड, अगर z रियल नहीं है तो फिर z प्योर है। तो हमारे पास ये चीज हमने कंडीशन ट्रू मान लिया है, तो दूसरी वाली हमारे पास ऑप्शन है कि ये अगर z रियल प्रूव हो गया तभी हमारा काम हो जाएगा, अगर z प्योर इमेजिनरी प्रूव हो गया तो तभी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये वाली चीज हमने कंसीडर की है। सो पहले ये वाली चीज हमने कंसीडर की, z कॉन्जुगेट की जगह a माइनस बी योटा का होल स्क्वायर और z की जगह a प्लस योटा b का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर दो डिफरेंट साइड पे एक ही जैसी चीजें पड़ी हुई हैं, सेम सिंबल्स के साथ ही आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ए स्क्वायर भी कैंसिल, और अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर बी। याद रखें कोई भी दो चीजें इक्वल की एक साइड पे पड़ी हुई है, दूसरी साइड पे पड़ी हुई है और उनके सिंबल्स भी सेम है तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इक्वल की एक ही साइड पे हैं तो फिर सिंबल्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर दो डिफरेंट साइड्स पे हैं इक्वल के और उनके सिंबल सेम है तब वो कैंसिल हो जाएंगी, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और अयोटा स्क्वायर भी इक्वल हो गया। अब इधर बचा माइनस टू ए बी अयोटा, यहाँ पे बचा प्लस टू ए बी अयोटा, तो ये माइनस टू ए बी उधर जाके प्लस हो जाएगा, टू प्लस टू क्या हो जाएगा फोर ए बी अयोटा। तो फोर अयोटा को यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर अयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया तो हमारे पास जीरो के साथ जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे फोर अयोटा उधर जाके जीरो डिवाइड बाय फोर अयोटा इज जीरो। सो ए बी इज इक्वल टू जीरो। ए बी जीरो होने का मतलब क्या है कि यानी दो नंबर, लेट से मैं कहता हूँ दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, यहाँ पे मैं आप एग्जांपल देता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ टू मल्टीप्लाई बाय, ऐसे मैं कहता हूँ कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें से दो कंडीशंस हैं, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, कोई एक जीरो होगा। अगर ए जीरो है तो वो बी के साथ मल्टीप्लाई होके बी को जीरो कर देगा, अगर बी जीरो है तो वो ए के साथ मल्टीप्लाई होके तो ए को जीरो कर देगा। तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से कोई एक नंबर लाजमी जीरो होगा, यानी ए बी का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो या तो ए जीरो है या बी जीरो है। अगर ए जीरो है तो फिर क्या होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर लेके जाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कहता है, ए जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी ना। तो इमेजिन कि अगर ए जीरो है तो ए जीरो रिप्लेस करेंगे तो जी इज इक्वल टू अयोटा बी आएगा, यहाँ पे रियल पार्ट खत्म हो गया तो ये आपका जी जो है वो प्योर इमेजिनरी आ गया, ठीक है। तो अगर ए जीरो होगा तो जी आपका प्योर इमेजिनरी होगा। लेट से अगर ए जीरो नहीं है और बी जीरो है, तो अगर बी जीरो है तो इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और जी रियल हो जाएगा। तो अगर ए जीरो है तो फिर हमारे पास जो जी है वो इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी हो जाएगा, अगर बी जीरो है तो फिर हमारा जी क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। सो हमने कंसीडर क्या किया था कि हमारे पास जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर जी स्क्वायर के इक्वल है, ये कंसीडर किया, सॉल्व किया और हमने ये प्रूव कर दिया कि जी या तो प्योर इमेजिनरी है या जी आपका रियल है। तो पहली कंडीशन इसको ट्रू माना और ये वाली चीज हमने प्रूव कर दी। अब इन दो कंडीशंस को बारी पैरेलल हम कंसीडर करेंगे, इन दो को कंसीडर करेंगे, इन दो को ट्रू मानेंगे और ये वाली चीज हम प्रूव करते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहली चीज कि कंसीडर आइदर, अगर z, अब देखिए हम ये कंसीडर करेंगे z इज अ रियल या प्योर इमेजिनरी।
अगर z रियल है तो उसका मतलब क्या है, z रियल होने का मतलब ये है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो इमेजिनरी जीरो होगा तो z इज इक्वल टू ए। वहां पे भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि z रियल होने का मतलब z इज इक्वल टू ए, z रियल होने का मतलब z इज इक्वल टू ए, और z प्योर इमेजिनरी होने का मतलब कि z इज इक्वल टू आयोटा बी। अगर z प्योर इमेजिनरी है तो z इज इक्वल टू आयोटा बी हो जाएगा, अगर z आपका रियल है तो z इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो अगर z इज इक्वल टू ए है यानी z रियल नंबर है, तो पहले भी मैंने डिस्कस किया कि उसका जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल होगा, उसका कॉन्जुगेट भी अगर z इज इक्वल टू ए है तो z कॉन्जुगेट भी ए के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज होता है, सो इसलिए रियल पार्ट वही रहेगा। सो अगर z इज इक्वल टू ए है तो z कॉन्जुगेट भी ए होगा। तो अगर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है यानी दो इक्वल नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर भी लेंगे तो इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट आ गया। अगर उन बोथ नंबर्स का स्क्वायर लेंगे तो भी इक्वल, अगर दो नंबर्स इक्वल है उनका स्क्वायर लेंगे तो वो भी इक्वल होगा, दो नंबर इक्वल उनका स्क्वायर लेंगे तब इक्वल होगा। तो अगर z आपका रियल आ गया तो आपने प्रूव यहाँ पे z को रियल माना, मानने के बाद ट्रू मानने के बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, पहली चीज। अब दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर z रियल नहीं है तो z प्योर इमेजिनरी है, तो अगर z प्योर इमेजिनरी है तो फिर भी z कॉन्जुगेट का स्क्वायर z स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो z अगर प्योर इमेजिनरी है तो z इक्वल टू आयोटा बी, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा बी। सो अगर हम यहाँ पे z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इधर भी स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर आ गया। अब देखिए नेगेटिव का स्क्वायर जब भी नेगेटिव का यानी जब भी नेगेटिव की पावर इवन होगी, पहले भी डिस्कस किया, तो कभी भी आंसर आपका नेगेटिव नहीं आ सकता। सो ये नेगेटिव पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव हो गया। तो अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आयोटा बी है, राइट। सो ब्रैकेट के अंदर आयोटा बी है तो z किसके इक्वल था, आयोटा बी के इक्वल था ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आयोटा बी है, आयोटा बी की जगह यहाँ पे आयोटा बी किसके इक्वल था, z के। सो यहाँ पे आयोटा बी की जगह मैंने z को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे z कॉन्जुगेट का स्क्वायर एज इट इज और z का स्क्वायर एज इट इज। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे ये माना था कि z एक प्योर इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी को कंसीडर करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर z स्क्वायर के इक्वल है। सो यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमने ये माना कि z रियल नंबर है तब भी z कॉन्जुगेट का z स्क्वायर इक्वल हो गया, और अगर z इमेजिनरी है तब भी आपका z कॉन्जुगेट का स्क्वायर z के स्क्वायर के इक्वल हो गया। सो यहाँ पे भी अगेन हमने इफ एंड ओनली कंडीशन यूज की, पहले z कॉन्जुगेट के स्क्वायर को z स्क्वायर माना और ये प्रूव कर दिया कि या तो z रियल नंबर है या प्योर इमेजिनरी नंबर है। फिर दूसरा हमने ये कंसीडर किया कि z या तो रियल नंबर है या इमेजिनरी है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर है वो z के इक्वल है। सो यहाँ पे अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास z1 दिया हुआ 2 माइनस 3 होता, और z1 और z2 का जो मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है वह गिवन है, और z2 का मॉडुलस हमने फाइंड करना है। मॉडुलस को मैंने 1.1 में डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए उसके रियल पार्ट का स्क्वायर उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस आ जाएगा। एक और प्रॉपर्टी जो हमने पिछली एक्सरसाइज 1.1 में भी यूज की थी कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक को हम z1 कह रहे हैं दूसरे को हम z2 कह रहे हैं, तो उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस लेके या मैग्नीट्यूड लेके अगर हम सेपरेटली उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होगा किसके, कि अगर हम पहले मल्टीप्लाई यानी पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास, एक दफा हम ये काम कर रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेपरेटली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक आंसर आ रहा है। वो आंसर इक्वल होगा किस चीज के, कि अगर पहले मैग्नीट्यूड लिए बगैर पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो वाला मैग्नीट्यूड इक्वल होगा अगर हम सेपरेटली ले रहे हैं। तो सिंपली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम पहले मैग्नीट्यूड लेते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होगा, अगर हम पहले मल्टीप्लाई करके बाद में मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो हमारे पास सेम होंगे। सो हमारे पास वो कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी है हमारे पास कि अगर z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर मैग्नीट्यूड लें तो वो इक्वल होगा अगर आप पहले मैग्नीट्यूड लेके फिर मल्टीप्लाई करें। सो हमारे पास z1 और z2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 16 गिवन है, z1 z2 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 16 गिवन है, उसको हम यूज करेंगे। सेकेंडली जो चीज गिवन है पहले हमारे पास वो है z1 2 माइनस 3 होता, तो z1 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका जो रियल पार्ट है 2 का स्क्वायर, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है
-3 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4, -3 का स्क्वायर इज 9, प्लस करेंगे 13, तो जो Z1 जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 13 आया है। सो कंडीशन हमने जो लिखी है, जो मैंने अभी आपको बताई है, तो Z1 और Z2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 16, तो Z1 और Z2 की जगह 16 आ गया। Z1 हमने अभी फाइंड किया है 13, उसकी जगह वो रिप्लेस कर दिया, और Z2 का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। 13 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो Z2 का आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंसीडर करते हुए ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है। So Z1 is actually A1 plus B1 iota और Z2 को हमने कंसीडर किया A2 B2 iota। So ये वाली जो गिवन कंडीशन है ये चीज हमने प्रूव करनी है। इसकी ये वाली लेफ्ट वाली साइड हम कंसीडर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड हम प्रूव कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का आ जाएगा। सो हम लेफ्ट साइड को देखते हैं केयरफुली, जो चीज हमने प्रूव करनी है इसमें वो क्या कह रहा है, Z1 और Z2 को पहले प्लस करें, प्लस करने के बाद इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका स्क्वायर लेना है, फिर उन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने क्या करना है, पहले माइनस करना है, माइनस करने के बाद उसका हमने क्या करना है जी, मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेने के बाद उसका स्क्वायर लेना है। तो आप इन दो टर्म्स के जो आंसर्स आएंगे उनको आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये वाली चीज आ जाएगी। सो हमारे पास Z1 और Z2 हमने कंसीडर कर लिए। सो पहले Z1 और Z2 को हम प्लस करते हैं, Z1 और Z2 को प्लस करते हैं, Z1 की जगह A1 B1 आयोटा, Z2 की जगह A2 B2 आयोटा। सो A1 और A2 यानी रियल नंबर्स आपस में A1 और A2 एक साथ लिख लिए, और इमेजिनरी इसके जो पार्ट्स थे B1 और B2 उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया और आयोटा को बाहर, क्योंकि हमारे पास इसके पास भी आयोटा था, इसके पास भी आयोटा था, तो आयोटा को हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो ये हमारे पास आयोटा बाहर आ गया, B1 और B2 प्लस हो गए, ये हमने Z1 प्लस Z2 फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज हमें चाहिए थी Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 करने के लिए भी Z1 की जगह A1 प्लस B आयोटा 1। अब क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है तो वैसे तो Z2 को दे दो A2 प्लस B2 आयोटा है ना, क्योंकि बाहर माइनस है तो वो इस वाले प्लस को भी माइनस कर देगा, तो -2 माइनस B2 आयोटा हो जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं तो रियल पार्ट से A1 और A2 आ जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस, और इमेजिनरी पार्ट कौन से, B1 और B2, B1 आयोटा और B2 आयोटा, B1 और B2 आयोटा बोथ टर्म्स में आयोटाज हैं, तो आयोटा को कॉमन लेंगे तो B1 माइनस B2 आ जाएगा। सो ये वाला आंसर आपका आ गया Z1 माइनस Z2 करके, ये वाला आंसर आपका आ गया Z1 प्लस Z2 करके। सो Z1 Z प्लस 2 का आ गया, Z1 माइनस Z2 का आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, Z1 Z इस चीज को फॉलो करना है, देखें Z1 प्लस Z2 भी आ गया, Z1 माइनस Z2 भी आ गया। अब Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पे भी Z1 माइनस Z2 का भी मैग्नीट्यूड लेना है, और उसके बाद उनका स्क्वायर भी लेंगे। सो Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 प्लस Z2 में अगर आप देखें तो रियल पार्ट हमारा क्या है जी, A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड में, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है B1 प्लस B2, तो B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया Z1 प्लस Z2 का। आगे हम Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, Z1 माइनस Z2 का जो रियल नंबर है A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास B1 माइनस B2 है, सो B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे पास Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड आ गया और Z1 प्लस Z2 का भी मैग्नीट्यूड आ गया। अब वो क्या कह रहा था कि आपने पहले Z1 प्लस Z2 को कर दिया, प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, इनके मैग्नीट्यूड भी ले लिए। उसके बाद वो क्या कह रहा है, Z1 और Z2 को प्लस करके उसका स्क्वायर लें, Z1 और Z माइनस 2 को माइनस करके इसका स्क्वायर लें, तो प्लस का भी आंसर आ गया, माइनस का भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके आपस में इनको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखा, इसको माइनस कर देंगे। पहली टर्म के ऊपर भी हमने होल स्क्वायर लिख लिया, दूसरी टर्म के ऊपर भी हमने होल स्क्वायर लिख लिया, और दरमियान में माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज ओपन होंगे। a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हमने लगा लिया। b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2 b1 b2। अब यहाँ पे देखें क्योंकि माइनस है भाई, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, माइनस के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद अगेन यहाँ पे बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा ली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a की जगह b1 आ जाएगा और b की जगह b2 हो जाएगा। सो यहाँ पे इसके बाद यहाँ तक तो आपकी टर्म्स सेम रहेंगी क्योंकि इनके सिंबल चेंज
नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स में प्लस है, इसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस के बाद सारी टर्म्स के आपके सिंबल चेंज होंगे। तो आपकी ये वाली जो टर्म्स है यहाँ तक आपकी 2b1 b2 तक सेम रही, यहाँ तक तो आपकी टर्म सेम हुई। इसके बाद ये वाली टर्म्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं, माइनस के बाद जितनी भी टर्म्स है सिंबल चेंज हो जाएगी, -1 a1 का होल स्क्वायर -a2 का होल स्क्वायर, ये -2a1 था तो ये +a1 a2 हो जाएगा। अगेन ये माइनस आगे जाके -b1 का होल स्क्वायर -b2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इसके बाद आप देखते हैं तो a1 का स्क्वायर कैंसिल, प्लस और माइनस, a2 का a2 भी कैंसिल हो जाएगा, b1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, बाकी सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ आपकी 2a1 a2 2a2 a2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4a1 a2 और 2b1 b2 और 2b1 और b2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4b1 और b2 हो जाएगा। 4 और 4 को कॉमन है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a1 a2 और b1 b2। जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर किए थे उसमें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो a1 जो है वो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, a2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। सो a1 is real part of first complex number, a2 is real part of second complex number। और उसके बाद वो क्या कह रहा था, जो आगे हमारे पास है b1 और b2, b1 देखें हमारे पास पहले नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, पहले नंबर का इमेजिनरी पार्ट, और b2 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमारे पास b1 क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, और b2 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे भी हमने ये चीज प्रूव करनी थी, 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखने में थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन थोड़ी केयरफुली मेरी बात सुनेंगे और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे जो थोड़ा सा केयरफुल आपने रहना है, यहाँ पे जो फॉर्मूलाज लगाएंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव के सिंबल्स हैं तो यहाँ पे अगर सिंबल्स चेंज नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी और खिचड़ी बन जाएगी, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जरा केयरफुली ब्रैकेट्स वगैरह लगा के जरा केयरफुली ध्यान के साथ 1-2 दफा करेंगे तो आपकी ग्रिप इसके ऊपर बैठ जाएगी। सो यहाँ पे